लास्ट लेक्चर में अपन ने जो कुछ भी पढ़ा था उसको मैं पहले समराइज कर देता हूँ। अपन ने लाइट का डुअल नेचर के बारे में देखा था, पहले पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी करता है, राइट। और इस चैप्टर में अपन ये 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स। और ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज थी। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा और कौन सा चेंज होगा? frequency is constant. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम Frequency और color कलर भी सेम रहेगा, करेक्ट। और वेवलेंथ चेंज हो सकता है, तो किसी भी कलर का जो वेवलेंथ है ना वो भी मीडियम पे डिपेंड करेगा, राइट। फिर अपन ने मिरर्स के बारे में बात की थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, राइट। और रिफ्लेक्शन में फिर अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ये सबको समझ में आ गया था? सब लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हो ना अपना? यस सर। यस सर। तो नोट्स में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये सब पैराग्राफ्स राइट करने में बहुत टाइम जा रहा है। वो सब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी यही बताया था कि तुम्हें खाली इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी, पूरा पैराग्राफ, पूरा थियोरी वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने वर्ड्स में खुद को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। जब तुम खुद को एक्सप्लेन करते हुए अपने ही वर्ड्स में लिखोगे ना तो वो चीज तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। वर्ड टू वर्ड मत लिखो कुछ भी। सर ठीक। बताओ। सर आप पढ़ाते टाइम इम्पोर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर सकते हो क्या? तो फिर नोट्स बनाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। सर मेरे को वो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नहीं समझा था थोड़ा, मतलब उसमें कंफ्यूज हो रहा है। देख, फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में अपन खाली इतना बोल रहे हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना तो फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा उसका। ये जो फॉर्मूला तुझे दिखाई दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, c इक्वल्स टू f इनटू लैम्बडा। मीडियम के चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो लैम्बडा भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये दोनों पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं मगर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। समझा अभी? हेलो सर। बताओ। सर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हो क्या कि लाइक साइमल्टेनियसली नोट्स लिखे लाइक ड्यूरिंग द क्लास बाद में, क्योंकि सर टाइम बहुत जाता है उसमें। ड्यूरिंग द क्लास या फिर क्लास टाइम अपना काफी कम मिल जाएगा अपन को, फिर अपन उतने ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था ना, तुम मैं जो तुम्हें लेक्चर नोट्स भेज रहा हूँ तुम उसको भी एज अ रेफरेंस ले सकते हो, तुम्हें पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं। और तुम अपने नोटबुक में खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स, जो भी अपने क्लास में एग्जांपल्स और डेरिवेशंस किए जिसमें कैलकुलेशंस थोड़े बहुत इन्वॉल्व थे, तुम खाली वो पार्ट नोट डाउन कर सकते हो। एंड नोट डाउन करते समय भी पहले तुम खुद से ट्राई करो, बिना सोल्यूशन देखे पहले खुद से सोच के देखो कि तुम खुद से उसका आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। और फिर भी नहीं आ रहा है तो तुम सोल्यूशन लेक्चर रिकॉर्डिंग या फिर नोट्स देख के वो कॉपी कर सकते हो। अच्छा, तो इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। पूरा मत लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स लिख लो सिर्फ, ठीक है? क्या सर? ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आज देखेंगे कि प्लेन मिरर इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल। सो द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट ऑलवेज वर्चुअल मतलब ये कभी होगा? ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो गया तो इमेज कैसा हो जाएगा? रियल। और इमेज फॉर्म कैसे करेंगे? ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में मुझे बताओ, यहाँ पे तुम्हें दो केसेस दिखाई दे रहे। केस वन, सब लोग प्लीज माइक ऑफ रखो अपना। स्पर्श, यहाँ पे दो केसेस है, केस वन एंड केस टू। तो इनमें से एक केस में इमेज सही तरीके से लोकेट किया है और एक केस में गलत तरीके से। तो कौन सा केस सही है और कौन सा गलत है, क्या लगता है?
फर्स्ट केस सही है। फर्स्ट केस इज करेक्ट, फर्स्ट सही है सेकंड केस इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। सर वो लाइंस वाली पार्ट जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता ना? हाँ, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, वो रफ सरफेस होता है। तो देखो यहाँ पे इमेज लोकेट कैसे करेंगे। इमेज लोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो कॉमन नॉर्मल पे लाई करनी चाहिए। तो मैं ये कॉमन नॉर्मल दिखाई दे रहा है ए पार्ट में, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो और उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, तो इमेज भी उसी लाइन पे लाई करेगा सच दैट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्लॉट कर सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? सर बोलो। सर एक्चुअली सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सर आपने क्या डिस्कस किया अभी तक, मतलब इम्पोर्टेंट क्या डिस्कस किया? अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मैंने। तो अभी अपन मैंने खाली ये बताया कि इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और सेम साइज का होगा। नेक्स्ट टाइम से प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि फिर इतना टाइम अपने पास रहता नहीं है। लेक्चर में भी अपन को खाली 1.5 घंटा ही मिलता है, तो उसमें भी अगर तुम लेट आओगे तो फिर काफी कुछ मिस हो जाएगा तुम लोग। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और सेम साइज का होगा और इरेक्ट होगा। और सेकंड पॉइंट अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं इधर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज प्लॉट करने के लिए ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और उसी परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर दो, तो इमेज भी उसी परपेंडिकुलर पे लाई करेगा such that object distance and image distance from the plane mirror will be same. सर बोलो। सर सेकंड केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो सकता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम है, मगर ये दोनों सेम नॉर्मल्स पे लाई नहीं कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट ये वाले नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं और इमेज ये वाले नॉर्मल पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, अपन ने क्या डिस्कस किया, नॉर्मल भी सेम होना चाहिए, इमेज जो है वो इसी नॉर्मल पे लाई करना चाहिए, तो ये इमेज का लोकेशन सही होता है। और ये तो तुम्हें पता ही है, इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होता है, तो लेटर पी का इमेज ऐसा बनेगा और ये सारे लेटर्स का इमेज सेम होगा जो सिमेट्रिकल, और लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली राइट हैंड की तरह दिखाई देगा मिरर के अंदर। सर मेरे को परपेंडिकुलर वाला समझा नहीं। देख मैं वापस बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर वाला, मान ले ये एक मिरर है यस सर, और ये ऑब्जेक्ट, मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा मिरर पे? नहीं बनेगा। इमेज हमेशा बनेगा। देख एज लॉन्ग एज तुझे ये रेस दिखाई दे रही है, ये रेस मिरर से टकराएगी, टकराएगी टकराएगी ये रेस और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, और वैसे ही अपन एक और रे बना सकते जो यहाँ से टकरा के शायद ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाए, और इनको अगर मैं बैक ट्रेस कर दूं तो इमेज तो बन जाएगा ना हमेशा, भले ऑब्जेक्ट मिरर के एग्जैक्टली सामने ना हो, बट वो इमेज तो बना ही देगा। बट ये इमेज किसी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा वो डिपेंड करेगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, अगर मिरर इधर हो और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे भी हो तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इमेज फॉर्म कर देगा मिरर में। इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म। अच्छा हाँ, वो ऑब्जर्वर को दिखेगा कि नहीं, वो वाला पॉइंट है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वर को दिखेगा कि नहीं, बट एज लॉन्ग एज रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करे तो इमेज तो फॉर्म होगा ही ना। हाँ, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, फिर तो इमेज फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि रेस जो है वो रफ सरफेस से टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो इस केस में वो फॉर्म नहीं होगा, बट बाकी सब में तो फॉर्म हो जाएगा ना, एज लॉन्ग एज रेस टकरा पा रही है इससे। ओके। और अभी इस ऑब्जेक्ट का अगर तुम्हें इमेज लोकेट करना है तो क्या करोगे, मिरर को एक्सटेंड कर दो। मैं ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, बट यहाँ पे तो मिरर है ही नहीं, तो मिरर को एक्सटेंड कर दो और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और उसी को आगे एक्सटेंड कर दो, और ये डिस्टेंस दोनों को सेम मार्क कर दो और यहाँ पे इमेज को प्लॉट कर दो, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल लाई ऑन द सेम परपेंडिकुलर, सेम नॉर्मल टू द मिरर। ये बात समझ में आती है सबको भी? देखो ऑब्जेक्ट इमेज को लोकेट करने का मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। मान लो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज को लोकेट करने के लिए मिरर पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। मान लो मिरर पे मैं ये M पॉइंट चूज करता हूँ, M पॉइंट मैंने मार्क कर दी, तो ऑब्जेक्ट से M पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दो और देखो कि ये लाइन मिरर से कितना एंगल बना रहा है। मिरर को भी लेफ्ट में एक्सटेंड कर दो, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो मिरर के दूसरे साइड पे भी सेम एंगल थीटा पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो। मिरर के दूसरे साइड पे भी सेम एंगल थीटा पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो
और सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि इमेज इसी लाइन पे लाई करना चाहिए, जो मैंने ग्रीन लाइन बनाया उसी लाइन पे इमेज लाई करना चाहिए। और उसका लोकेशन अपन इस तरीके से प्लॉट करेंगे सच दैट ओ से लेके एम तक का अगर मैं डिस्टेंस एल मान रहा हूं तो एम से लेके इमेज तक का भी डिस्टेंस एल हो जाएगा। समझ में आया ये ऑल्टरनेटिव वे टू लोकेट द इमेज। फर्स्ट स्टेप, मिरर पे कोई भी एक पॉइंट चूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट एम चूज किया। सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्ट से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लो और देखो कि वो लाइन मिरर से कितना एंगल बना रहा है, और मिरर के दूसरे साइड पे सेम एंगल से एक और लाइन बना दो और इमेज को उसी लाइन पे प्लॉट कर दो सच दैट ये डिस्टेंस सेम होगा। ये मेथड समझ में आया? हाँ सर समझा। इस मेथड पे एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसको एग्जांपल में कैसे अप्लाई करेंगे देखो, मैं इसके बाजू में एक एग्जांपल तुम्हें दे देता हूं। सर बताओ। सर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड इमेज फ्रॉम मिरर भी सेम होगा ना? हाँ, यहाँ पे वो अपने आप सेम आ जाएगा अगर तुम ये टेक्निक भी फॉलो करते हो ना। तो ये परपेंडिकुलर, ये सबसे पहली बात तो इमेज ऑब्जेक्ट सेम परपेंडिकुलर पे लाई करेंगे। हाँ। और ये दोनों ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा जो अपन ने पहले केस में देखा था। ओके सर। मान लो ये मिरर है, मिरर का एंगल x के साथ 37 डिग्रीज दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स लेट्स से -5,0 और हमें पता लगाना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स -5,0 मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ 5 डिस्टेंस की दूरी पर होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 5 होगा। तो अगर ये वाला मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मिरर पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। कौन सा पॉइंट चूज करना प्रेफर करोगे जिससे कैलकुलेशन और ज्योमेट्री आसान हो? ओरिजिन मान सकते, ओरिजिन भी तो मिरर पे लाई कर रहा है ना, तो ओरिजिन को ही मैंने वो पॉइंट चूज कर ली। और ऑब्जेक्ट से मिरर तक, ऑब्जेक्ट से मिरर तक ये लाइन देखो कितना एंगल बना रहा है, मिरर को आगे एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल कितना है? 37. तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ लाई कर रहा है तो मिरर, सॉरी, जो इमेज होगा वो दूसरी तरफ लाई करेगा। सर इमेज के कोऑर्डिनेट 0,5 होंगे क्या? नहीं, 0,5 नहीं होंगे। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ इमेज कैसे प्लॉट करना। मुझे बताओ कि अगर ये मिरर है, ये मिरर के लाइन को अगर मैंने आगे एक्सटेंड किया, दिस इज द लाइन ऑफ द मिरर राइट, और मिरर के इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो इमेज जो है वो मिरर के इस तरफ लाई करना चाहिए। और कितने एंगल पे? 37. एंगल 37। तो सेम एंगल 37 डिग्रीज पे एक और लाइन बना दो और ये लाइन बनाने के बाद अपन बोल सकते हैं इमेज इसी लाइन पे लाई करेगा। और इमेज इसी लाइन पे किस तरीके से लाई करेगा सच दैट इमेज का जो डिस्टेंस है m से वो कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी im? 5. It should be same as om which is 5। तो मुझे इमेज का लोकेशन पता चल गया। इमेज का लोकेशन इज सच दैट im is 5 and what is the angle of im with the negative x axis? ये वाला एंगल कितना होगा? 74 डिग्रीज राइट। तो अभी मेरे पास सिचुएशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तुम वेक्टर्स का नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। आई हैव अ सिचुएशन वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द इमेज is 5 and this line is at an angle of 74 degrees with a negative x axis। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा? कहने से इसका x कोऑर्डिनेट 5 cos 74 होगा। Yes sir. Yes sir. और y कोऑर्डिनेट 5 sin 74। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये कौन है? आकाश सर स्पैमर है वो। हमारे सर। Yes sir. अच्छा, ये दूसरे क्लास में भी परेशान करता है क्या? हाँ सर, इसके पहले वाले में बहुत परेशान पीएम सर में किया था, बहुत परेशान किया था। Yes sir. अच्छा, कोई बात नहीं, इसको निकाल देते। और कोई स्पैमर दिखाई दे रहा है तुम लोग को? बता दो मुझे, तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, देख लेंगे बाद में। एनीवेज, तो मैं मीटिंग को भी लॉक कर देता हूँ। तो इनकेस कोई मीटिंग से डिस्कनेक्ट होता है तो मुझे
व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, तो मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब नेगेटिव, सो फाइनल आंसर इज -5 cos 74, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एंड -5 sin 74। और यहाँ पे cos 74 sin 74, ये 74 नॉन स्टैंडर्ड एंगल, तो तुम्हें वैल्यूज जानने की जरूरत नहीं, तुम लोग इसी फॉर्म में अपना फाइनल आंसर, ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में दिया होगा। सर ओके, नेगेटिव क्यों हो गए? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो x और y दोनों नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा और x भी नेगेटिव होगा, ओके सर। राइट? तो तो सर अगर सर 10 होता तो फिर नेगेटिव होता क्या? क्या बोल रहे हो? सर अगर हम लोग 10 का यूज करें तो इधर नेगेटिव होता क्या थर्ड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही आएगा ना यार, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स। ओके सर। वेक्टर्स पढ़ा है ना तुमने, वेक्टर्स का ही नॉलेज यूज कर रही है, बेसिक नॉलेज। कुछ सर डाउट ये है? नहीं समझा। देख मैं एक बार वापस बता देता हूँ, देखो सर क्वेश्चन में आपने क्या किया वो नहीं समझा। मैं वापस क्वेश्चन बता देता हूँ। देख, अपना ऑब्जेक्ट का ये लोकेशन दिया था, ये ऑब्जेक्ट था जो -5,0 पे लाई कर रहा था, और मुझे इसका इमेज प्लॉट करना था। तो इमेज प्लॉट करने के लिए मैंने मिरर पे m पॉइंट सिलेक्ट किया, और m से ऑब्जेक्ट तक ये जो लाइन है, ये मिरर से कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्रीज इस तरफ। तो मैं एक और लाइन बना रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज इन दिस डायरेक्शन। मैंने m पॉइंट से एक और लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया, सेम एंगल पे मगर दूसरी तरफ मिरर के। तो अपन बोल सकते हैं इमेज इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। सर कैसे? सर वापस क्यों ड्रॉ की? यही टेक्निक सीखा था ना अपन ने इधर। सर नहीं समझा ये वाला टेक्निक। देख, इस टेक्निक में अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर का कोई भी एक रैंडम पॉइंट है m, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मिरर तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, और देखो कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है मिरर से। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरी तरफ भी थीटा एंगल पे एक और लाइन बना दो, दूसरी तरफ भी सेम एंगल थीटा पे एक और लाइन बना दो, और सेम डिस्टेंस l पे इमेज को प्लॉट कर दो। अगर अपन ऐसा करते हैं तो तुम देख पा रहे हो ये सेम नॉर्मल पे लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगे। तो अपन ने जो मेथड किया उसे अपन इमेज के लिए जो लाइन बना रहे हो नहीं समझ रहा है। इसमें यार क्या बताऊं मैं तुझे, अभी देख एंगल्स को तुझे सेम करना होगा ना। अगर मैं तुझे बोलूं, देखो ये वाला मेथड समझ में आया था, ये वाला मेथड समझ में आया था इमेज लोकेट करने का, सेम नॉर्मल पे सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे। यस सर। इसी मेथड को अपन यूज कर रहे हैं ना। इस डायग्राम में देख, मुझे बता इसी डायग्राम में ये दोनों एंगल्स के बारे में तू क्या बोल सकता है? ये दोनों एंगल सेम होंगे या अलग होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे। और व्हाट अबाउट ये दोनों डिस्टेंस? ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होंगे। यस सर। तो वही चीज तो हम कर रहे हैं, अपन अभी अलग तरीके से इमेज को लोकेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बजाय मैंने ओ से लेके मिरर के पॉइंट तक ये लाइन ड्रॉ कर दिया, और सेम एंगल पे एक और लाइन ड्रॉ की, और ये डिस्टेंस को भी मैंने सेम रख दी, और उस तरीके से मैंने ये इमेज को लोकेट कर ली। समझ में आया कि नहीं अभी? ऐसा ही टाइप का एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ये तुम लोग खुद से ट्राई करो। सर बताओ। हेलो सर। हाँ सर एक्चुअली सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने मीटिंग लॉक कर दिया, तो आप एक सेकंड के लिए अनलॉक कर सकते हो सर? मैंने अनलॉक कर दिया, मैंने खाली वेटिंग रूम ऑन रखा। तो अगर तुम कोई ओके मीटिंग सर। ज्वाइन करेगा तो मुझे दिख जाएगा कौन मीटिंग ज्वाइन करे, उसको मैं अंदर ले लूंगा फिर। हाँ सर, मैं नाम निश्चय में सर वो उसको। ओके थैंक यू। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन इवन इफ यू आर डिस्कनेक्टेड। ये एग्जांपल ट्राई करो सब लोग। मैं एक और टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई। सर बताओ।
सर अगर हम एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं तो फिर पहले एग्जांपल लिखने के बाद उसका सोल्यूशन ऐसा नेक्स्ट डायग्राम में लिखे ना कि सेम ही। हाँ कर सकते हो वैसे। मान लो ये मिरर का लोकेशन दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे 0,-5 पे, ये ऑब्जेक्ट। तो बताओ इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अपन ने जो पिछले एग्जांपल में मेथड अप्लाई किया था सेम मेथड अप्लाई कर दो इधर भी। 2 मिनट में आ जाना चाहिए आंसर, अगर समझ में आ गया हो तो। सर उसका 5,0 हो जाएगा शायद। नहीं 5,0 नहीं होगा, मतलब तुम मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम खाली अपने इंट्यूशन से गेस कर रहे हो। 5,0 गलत आंसर है यार। वो तब होता जब एंगल 45 डिग्रीज होता, बट यहाँ पे एंगल 30 डिग्रीज दिया है ना। अपन ने जो मेथड सीखा था वो अप्लाई करो तभी तुम आंसर निकाल पाओगे। सर 5 cos 60 और 5 cos The 5 cos 60 comma ऐसा 5 कुछ sin sin 60 minus 5 sin 5 sin 60 एंड -5 cos 60 इज करेक्ट। धर्मित ने शायद सही आंसर दिया। देखो और सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते सर हैं। एक बार वापस बोलो आंसर। सर 5 cos 60 आंसर याद नहीं है मुझे, तुम वेरीफाई कर लो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो आंसर तुम खुद से वेरीफाई कर लो। देखो सबसे पहले मिरर का अगर मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का लाइन है वो मिरर से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री इस तरफ। तो इमेज के लिए मैं सेम पॉइंट एम से 30 डिग्री इस तरफ पे एक लाइन बना दूंगा और इमेज इसी लाइन पे लाई करेगा सच दैट इमेज का डिस्टेंस एम से कितना होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर एम से 5 है तो इमेज का भी डिस्टेंस एम से 5 होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा? 30 ये वाला एंगल 30 डिग्री। 30 तो इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको अपन 5 cos 30 लिख सकते हैं और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो -5 sin 30 होगा। तो फाइनल आंसर विल बी 5√3/2 -5/2। देख लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं तुम लोग का? yes sir समझ में आया अभी सबको ये मेथड? यस सर। ओके। सर ये ब्लू सर वाली एक लाइन सेकंड। ड्रॉ की उसमें कंफ्यूजन आ रहा है सर, मैंने लेफ्ट में ड्रॉ किया वो सर। लेफ्ट में नहीं करना ना, मिरर के दूसरे साइड पे करना है। अगर ऑब्जेक्ट का जो लाइन है एम से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो लाइन है वो हाँ इस सर। तरफ लाई कर रहा है ना मिरर के लेफ्ट में, तो हाँ इमेज सर। का जो लाइन है वो मिरर के राइट में लाई करेगा, ऑपोजिट में लाई करेगा ना, सेम साइड पे थोड़ी हो सकता। हाँ ओके सर। समझा अभी? सर आप इसके स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिख के दे सकते हैं, मतलब ऐसा स्टैंडर्डाइज स्टेप्स लिखना आसान हो जाएगा। ये एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? एग्जांपल से समझोगे तो बेटर होगा ना यार। सर समझ रहा है। अच्छा ठीक। स्टेप बाय सर स्टेप नहीं से समझ में आ रहा है कैसे करना। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? तुम बताओ मुझे पहला स्टेप क्या होगा? connect the choose any random point, choose any point m on the mirror। देखो अभी ये सारी चीजें तुम्हें खुद से फिगर आउट करना सीखना होगा, अभी तुम स्कूल में नहीं हो तो अंडरस्टैंडिंग पे तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। तुम्हें चीजों को समझना होगा लेक्चर में और उसको समझते हुए तुम्हें अपने खुद के वर्ड्स में तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करना होगा नोट्स लिखते समय। स्कूल में तुम्हें रेडीमेड नोट्स वर्ड बाय वर्ड डिक्टेट किए जाते थे, लिखवाए जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं चलेगा इधर। यहाँ पे वो चीज तुम्हें हेल्प भी नहीं करेगा, ये तुम्हें खुद से फिगर आउट करना होगा। मैं अभी के लिए अभी क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ दी टॉपिक है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे, तुम एम पॉइंट को चूज कर लोगे मिरर पे। सेकेंड स्टेप क्या होगा? ऑब्जेक्ट से एम तक एक लाइन ड्रॉ करोगे और चेक करोगे कि ओ एम कितना एंगल बना रहा है। ओ एम और मिरर के बीच में, ओ एम और मिरर के बीच में क्या एंगल होगा ये तुम फिगर आउट कर लोगे। और मिरर के दूसरे साइड पॉइंट ओ से
पॉइंट ओ से एंड सेम एंगल थीटा से on the other side of the mirror you will draw a line. On the other side of the mirror you can draw a line. Yes or no? ये समझ में आया? थर्ड स्टेप. यस सर. सेम एंगल थीटा मगर ऑपोजिट साइड. तुम एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और उसी लाइन पे तुम आई को लोकेट कर लोगे सच दैट ओ आई सेम एज ओ एम, सॉरी एम आई सेम एज एम ओ. उसी लाइन पे तुम इमेज को लोकेट कर लोगे सच दैट इमेज से लेके मिरर तक का डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस. समझ में आ रहा है अभी ये सारे स्टेप्स? सर वो थर्ड स्टेप क्या लिखा है, वापस एक बार बोल सकते हो? पॉइंट ओ से सेम एंगल थीटा पे दूसरी साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे यहाँ पे अपन इस एग्जांपल में किया. ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री. ये कौन सा एंगल है? OM और मिरर के बीच का एंगल है. तो मिरर के दूसरी साइड पे सेम एंगल 30 डिग्री पे तुम एक और लाइन ड्रॉ कर दो, पॉइंट M से ही पास होते हैं, और इसी लाइन पे इमेज को प्लॉट कर दो सच दैट इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होगा 5. ओके सर इमेज तो 2 लाइट से बनती है. अपन यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करके इमेज प्लॉट नहीं कर रहे, अपन ज्योमेट्री से इसको प्लॉट कर रहे. रे डायग्राम वाला मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना. तुम स्केल और प्रोटेक्टर लेके थोड़ी बैठोगे हमेशा इमेज को प्लॉट करने के लिए. तो अपन सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं इमेज को लोकेट करने के लिए. रे डायग्राम नहीं बना रहे. ओके समझ में आया कि सर नहीं? ओ से डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन बना के भी तो वो लोकेट भी कर कर सकते सकते हैं, हैं. मैंने वो मेथड भी तो बताया था ना तुम्हें. सर एक बार उससे करके बताइए ना ये वाला. ये वाले एग्जांपल्स में वो डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये सेकंड मेथड भी बताया. ये सेकंड मेथड ज्यादा सूटेबल होगा इस एग्जांपल के लिए. वो मेथड से तुम कोऑर्डिनेट्स निकाल नहीं पाओगे ना इतना आसानी से, तो इसलिए तुम्हें सेकंड मेथड पता होना चाहिए ऐसे टाइप के एग्जांपल्स के लिए. ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी सबके लिए? सर हम इसको यहाँ से यहाँ सीधा सीधा नहीं हिट करा सकते से मिरर से. कैसे करोगे सीधा सीधा बताओ? मतलब सर ओरिजिन पे नहीं, नीचे मतलब ऐसे यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है ना मिरर का, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, वहां पे तुम ड्रॉ कर लोगे मगर तुम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे क्या उस मेथड से? तुम खुद से ट्राई करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा. तुम ठीक है डायग्राम बना लोगे, रे डायग्राम की जो तुम बात कर रहे हो या जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे सामने फिगर बन जाएगा, मगर क्या तुम उस फिगर से इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाओगे उस मेथड से? नहीं. खुद से सोच के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा. नहीं निकाल पाओगे ना उससे? नो सर. अच्छा प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दो. किसी का वीडियो ऑन है क्या? ऑन है ये? अपना वीडियो प्लीज ऑफ रखो और माइक्रोफोन में स्पैमर है. स्पैमर है वो. क्या नाम है उसका? और वो बार बार नाम चेंज करके घुस रहा है वापस. सर धर्मेत के नाम से दूसरा कोई आया है. हाँ सर एक धर्मित के नाम से आया था. क्या ये फालतू का टाइम पास करते रहते हो यार तुम लोग? ये धर्मित 2 दिख रहे. जो ओरिजिनल धर्मित है अपना माइक ऑन करके बताओ. यस सर मैं हूँ. अच्छा भाग गया, खुद से ही भाग गया. ठीक है चलो. अच्छा अभी मैंने वेटिंग रूम एनेबल रखा है, तो इनकेस कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, तभी मैं तुम्हें अलाउ करूंगा अंदर आने के लिए. और मैसेज पे अपना नाम और रोल नंबर मुझे बता देना, वो मैच होगा तभी मैं अलाउ करूंगा. ओके तो अभी आगे बढ़ते. अच्छा देखो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली भी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा. अगर मान लो एक क्लॉक का अपन इमेज देखें, एक ऐसा क्लॉक है हमारे पास मान लो जिसपे नंबर्स प्रिंटेड नहीं, खाली डैश डैश लाइन से प्रिंटेड है, नंबर्स नहीं. तो ऐसे केस में जो ओरिजिनल टाइम है और जो इमेज में टाइम होगा उसमें अपन को चेंजेस दिखाई देंगे, राइट? इसको एक एग्जांपल से समझते. मान लो ओरिजिनल क्लॉक में टाइम हुआ है 11 AM, 11 बजे हुए, तो आवर हैंड 11 को पॉइंट करेगा और मिनट हैंड 12 को पॉइंट करेगा, राइट? तो इसके मिरर में अगर मैं इसका इमेज लेता हूं, इसके मिरर में अगर मैं इसका इमेज लेता हूं
तो मुझे बताओ इमेज में तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम हुआ होगा? 1 बजे 1 o'clock. 1 करेक्ट। अगर तुम इसका इमेज देखोगे तो मिनट हैंड तो अभी भी 12 पे ही लाई करेगा, लेकिन जो आवर हैंड वो 1 पे आ गया होगा। और इसको फिगर आउट करने का एक आसान सा तरीका है, तुम्हें हमेशा ये डायग्राम ड्रॉ करके चेक करने की जरूरत नहीं। हमेशा जो ऑब्जेक्ट वाला क्लॉक होगा उसमें जो टाइम होगा और जो इमेज वाला क्लॉक होगा उसमें जो टाइम होगा उनका सम हमेशा 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर 11 बजे तो इमेज में 1 बजा होगा, तभी 11 + 1 12 हो पाएगा, राइट? तो इस लॉजिक से तुम क्लॉक के इमेज में जो टाइम होगा वो तुम फिगर आउट कर सकते हो। सर वो 12 कैसे आ नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर 12 मतलब 11 o'clock में 12 कैसे और 1 o'clock में 12 कैसे वो। ये जो मिनट हैंड है इसका तो यही इमेज फॉर्म होगा ना, डायरेक्ट। हाँ सर। और ये वाला जो आवर हैंड है इसका इमेज ऐसा फॉर्म हो जाएगा। हाँ यस सर। तो जो टाइम का एडिशन है वो 1 + 11 + 1 12 अच्छा सेटिस्फाई। ओके सर, आर हैंड का सर समझा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे अपन सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट सर पर अगर 11:30 वो तो भी मैच हो जाएगा। अगर 11:30 भी अगर दिया हो, अगर मान ले ये इधर होता 11:30 और ये नीचे होता तो यहाँ पे कितना बजा होता? 11:30 अगर टाइम होता तो इमेज में जो टाइम है वो 12:30। 12:30 को अपन 00:30 भी लिख सकते हैं ना, तो दोनों का सम 12 हो जाता। यस सर। तो अगर ऑब्जेक्ट में 11:30 बजा हुआ तो इमेज में 00:30 बजा होगा, सच दैट सम इज 12। तो ये मेथड हर जगह वर्क करेगा किसी भी टाइम के लिए, ओके? अगर मान लो कोई रैंडम टाइम तुम्हें दिया जाए, मान ले ऑब्जेक्ट वाले क्लॉक में टाइम हुआ है 9:50, तो बताओ इमेज वाले क्लॉक में कितना टाइम हुआ होगा? 2:10 करेक्ट। समझ में आया सबको अभी? यस सर। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा मिरर में उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। और इसको समझने के लिए 2 केसेस लेते हैं। पहला केस, मान लो ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। एक सेकेंड, वेटिंग रूम में कुछ लोग दिखाई दे रहे। आदित्य, अच्छा जो लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो लोग ग्रुप पे ही भेज दो, वो शायद वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। बाकी लोग भी प्लीज ग्रुप पे एक मैसेज टाइप करके भेज सकते हो कि इन केस यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड दे कैन मैसेज ऑन द ग्रुप विद देयर नेम एंड रोल नंबर। चलो सर आपने इसका क्या बोला? मैंने अभी कुछ बोला नहीं, मैं बोलने वाला हूँ। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है। लेट्स से मिरर का जो पैरेलल वाला डायरेक्शन है दैट इज द वाई डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी वी मान लेते। तो मुझे तुम्हारे इंट्यूशन से बताओ कि इमेज का वेलोसिटी किस तरफ होगा, क्या लगता है तुम्हें? पॉजिटिव वाई में सेम होगा इमेज का भी वेलोसिटी। यस सर। तो यहाँ से अपन को ये देखने को मिल रहा है कि पैरेलल टू द मिरर, अगर मिरर के पैरेलल अपन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ देखते तो इमेज का वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और मुझे क्या ये चीज एक बार करेगी कि मिरर, यश प्लीज माइक ऑफ कर दो यार अपना, माइक ऑन करके प्लीज बातें मत करो यार। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मिरर पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता विद एनी रैंडम वेलोसिटी लेट्स से vm, तो क्या इस पे कुछ फर्क पड़ता? नो सर, रिलेटिव नहीं फर्क पड़ता। रिलेटिव लेने की भी जरूरत नहीं होती उस केस में, क्योंकि मिरर पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो पैरेलल डायरेक्शन में मिरर का मूव करना या फिर नहीं करना, इट डजंट मैटर, it doesn't matter. So we can always say that in the direction which is parallel to the mirror, object velocity and image velocity will always be same, magnitude wise also and direction wise also. तो vector wise ये दोनों हमेशा same होंगे for parallel to the mirror. समझा ये logic? सर बट रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं लेंगे हम सर? देख अगर तू रिलेटिव भी लेगा तो भी तो सेम ही आंसर आ जाएगा ना। मुझे बता, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट का अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी तुझसे पूछूं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हाँ, vy माइनस vm होगा। हाँ सर। और इमेज का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये vi माइनस vm होगा। ऑब्जेक्ट का v0 माइनस vm लिख देते। तो अगर तू इन दोनों को इक्वेट भी कर देगा तो क्या मिरर का वेलोसिटी मैटर कर रहा है? इन दोनों को इक्वेट करने पर v0 और vi दोनों सेम ही आ जाएगा ना। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ मिरर विल नॉट मैटर। ओके सर। कहाँ पे मैटर नहीं करेगा? ओनली फॉर दिस केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल टू द मिरर। ओके, वैसे ही इसका सेकंड केस देखते हैं। अगर मान लो इंस्टेड ऑफ पैरेलल टू द मिरर, सेकंड केस क्या हो सकता है बताओ मुझे? एंटी पैरेलल। परपेंडिकुलर। एंटी पैरेलल नहीं, नॉर्मल। पैरेलल एंटी पैरेलल तो सेम ही होगा ना यार। सेकंड केस सम एंगल, नॉर्मल टू द मिरर। एट सम एंगल का भी देखेंगे बट एट सम एंगल केस 2 के बाद देखेंगे। केस 2 में मान लेते इट इज नॉर्मल टू द मिरर। वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, they both are normal to the mirror. तो इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इस केस में? मान लो ये मिरर है, मिरर का वेलोसिटी राइट की तरफ vm दिया हुआ है और इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी राइट की तरफ v0 और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज का वेलोसिटी मुझे बताओ, क्या अपन फॉर श्योर बोल सकते हैं कि वो राइट की तरफ ही होगा या लेफ्ट की तरफ ही होगा? और इट विल डिपेंड ऑन v0 एंड vm। लेफ्ट की तरफ ही होगा ना? नहीं, वो डिपेंड करेगा v0 डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव देखना पड़ेगा। तो देखो अगर अपन श्योर नहीं है डायरेक्शन के बारे में तो अपन कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान सकते हैं। अगर डायरेक्शन उल्टा हुआ तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इमेज का वेलोसिटी भी मैं राइट की तरफ ही मान लूं और मैं कन्वेंशन क्या चूज कर रहा हूँ? राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? सेम। अभी के लिए अगर मैं मान के चलो, देखो अभी के लिए अगर मैं मान के चलूं कि मिरर मूव नहीं कर रहा, अगर मैं मिरर को एट रेस्ट मान लूं अभी के लिए, तो इस केस में तुम क्या बोल सकते हो? इस केस में इमेज किस तरफ मूव कर रहा होगा? लेफ्ट। नेगेटिव में। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट इमेज वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये बोल सकते हैं व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। यस सर। ये तो बहुत ही आसान सा चीज है ना, ये सब समझ पा रहे। अगर मिरर रेस्ट पे होगा तो इमेज का वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट के वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। लेकिन अगर मान लो मिरर रेस्ट पे नहीं है, अगर मिरर मूव कर रहा, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वी विल इक्वेट इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर और इनमें अपन सेम रिलेशन अप्लाई कर देंगे। इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताओ? वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सर ऐसा क्यों लिया? अगर मिरर मूव कर रहा तो मिरर को रेस्ट पे रखने के लिए मैं ऑब्जर्वर किसको लूंगा? तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, जिसको भी अपन ऑब्जर्वर मानते हैं हाँ सर। वो रेस्ट पे आ जाता। तो ऐसा करने से मैंने मिरर को ऑब्जर्वर मान लिया और अगर मिरर ऑब्जर्वर होगा तो वो रेस्ट पे होगा। तो मिरर अगर रेस्ट पे हो गया उसके ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसके ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, जो केस अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मतलब केस 2 जैसा है ना? हाँ, केस 2 जैसा ही। बस मिरर अगर मूव करेगा तो मैं मिरर के रिस्पेक्ट में ले लूंगा और अगर मिरर मूव नहीं करेगा तो अपने आप ये रिजल्ट मुझे ये वाला रिजल्ट दे देगा। तो मिरर किस डायरेक्शन में घूम रहा है? केस 1 में आपने बोला था कि वो पैरेलल जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में जब वेलोसिटी है। एक सेकंड रुको, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे तुझे ये वाला चीज समझ में आ रहा है? ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये रिजल्ट,
ये अपन कौन से डायरेक्शन की बात करें, पैरेलल टू द मिरर या नॉर्मल टू द मिरर? वो नॉर्मल कितना मेरा ये नॉर्मल के लिए। अपन ने पहले जो देखा था वो किसके लिए था? पैरेलल कितना मेरा पैरेलल के लिए था ना। तो नॉर्मल में ये बात तो समझ में आ रही है ना तुझे कि ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इमेज उसी वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। यस और नो? यस समझ गया, आ गया बट सर। ये कब होगा? व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर रेस्ट पे होगा तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इमेज का वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। लेकिन अगर मिरर मूव भी कर रहा है ना तो तुम सेम चीज मिरर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। सिंपल, इंस्टेड ऑफ इमेज का वेलोसिटी टू बी नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यू कैन से दैट इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझा अभी? यस सर, थैंक यू। और मुझे बताओ इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव मोशन में तुमने सर ये पढ़ा नहीं समझा, जब मिरर मूव कर रहा रहेगा तो वो वाला नहीं समझा। देख, अगर मिरर मूव कर रहा है, मान ले मिरर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है vm से, तो मिरर के ऊपर जो ऑब्जर्वर होगा, मिरर पे एक ऑब्जर्वर मान ले, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे मान लेते। तो मुझे बता इसमें से कौन सा ऑब्जर्वर, इसको अगर मैं ऑब्जर्वर 1 मान लूं और इसको अगर मैं ऑब्जर्वर 2 मान लूं, कौन से ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का और इमेज का वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा? ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 1 को ना। एंड ऑब्जर्वर 1 कौन सा ऑब्जर्वर है? मिरर ना। मिरर सर। दैट मींस ऑब्जर्वर 1 बोलेगा दैट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस सर। समझा अभी? यस सर समझा। तो इसी चीज को अपन अप्लाई कर रहे हैं, और इसी चीज को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई कर दूं, व्हाट इज इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर? इसको मैं vi माइनस vm लिख सकता हूं, और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर इसको मैं vo माइनस vm लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? फाइनली अपन को आंसर मिलेगा इमेज वेलोसिटी इज 2 टाइम्स मिरर वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। समझ में आया ये? दिस इज व्हाट नॉर्मल टू द मिरर। ये सारे अरे याद रखना है। हाँ, इसको याद रख सकते हो, ये काम का रिजल्ट है। और बाय चांस याद ना हो तो तुम विद इन 10 सेकंड इसको डिराइव भी कर सकते हो हाँ ना। सर, यस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ओके। और यहाँ पे ये फॉर्मूला में साइन के साथ डालना, vm v0 जो भी तुम साइन कन्वेंशन चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये सारे वैल्यूज डालना, तो तुम्हें इमेज का वेलोसिटी मिल जाएगा। सर ये आपने जो बॉक्स में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर वाला, तो उसमें सर वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव साइन होना चाहिए ना? तो अपने आप आ जाएगा ना वो। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन इसको अपने आप नेगेटिव बना के इसको नेगेटिव कर देगा ना। सर नहीं समझ रहा। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना यार। तो नेगेटिव साइन राइट में हो या लेफ्ट में हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, x -5 या फिर y = -6, दोनों में कुछ फर्क है? नो सर, समझा। ओके, इस पे एक बेसिक एग्जांपल ट्राई करते हैं, उससे तुम्हें और अच्छा लगेगा। सर बोलो। सर मुझे ये एग्जाम में समझ में तो आ गया था सर, पर फिर आपने जो ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 बोला सर, वो समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ, वो समझ में आ गया था मुझे। ये वाला में तो ये समझ में आया कि इमेज 1 के लिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए वो ये रिलेशन समझ में आ गया था। ऑब्जर्वर 2 का क्या इसमें वो है रोल, क्या है? देख, इसमें ऑब्जर्वर 2 ऐसा नहीं बोल पाएगा ना। ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट, ये होना कंपलसरी नहीं। लेकिन जो मिरर है, जो ऑब्जर्वर मिरर के ऊपर है, हाँ सर, मुझे पता कौन से ऑब्जर्वर को मिरर रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, 1 को या 2 को? सर क्या? कौन से ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मिरर रेस्ट पे है? सो ऑब्जर्वर 1 सर। ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग मिरर रेस्ट पे, और अगर मिरर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा तभी वो ये रिलेशन बता पाएगा। हाँ सर। तो इसीलिए जो ऑब्जर्वर मिरर पे है उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में और इमेज का वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। हाँ सर, समझ गया, अभी समझ गया सर। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है उसको इमेज का अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये भी अपन ने डिराइव कर लिया।
यहाँ पे वी आई, वी नॉट और वी एम, ये सारे वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में? ये सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट? यस सर, यस सर। सर एक एग्जांपल ट्राई कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। अगर तुम्हें एग्जांपल के बाद भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवा देता हूँ, उससे तुम्हारे सारे डाउट शायद क्लैरिफाई हो जाएंगे। मान लो ये मिरर है और मिरर का जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है एट सम एंगल 60 डिग्रीज, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है एट सम एंगल 37 डिग्रीज। और इस इंफॉर्मेशन से मुझे फाइंड करना है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो इस वाले एग्जांपल में अपन को केस 1 केस 2 दोनों के रिजल्ट्स अप्लाई करने होंगे, और दोनों के रिजल्ट्स अप्लाई करने के लिए मुझे बताओ सबसे पहले वेलोसिटी के साथ क्या करना चाहिए? उनको रिजॉल्व कर सकते हैं अपन वेलोसिटीज को। यस सर। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू द मिरर? इस डायरेक्शन में 10 का कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 10 cos 37 which is 8 meters per second। और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? 10 sin 37 6 meters per second, राइट? और वैसे ही मिरर का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट नॉर्मल टू द मिरर ये कितना होगा? 20 cos 60, मतलब ये 10 हो जाएगा, और मिरर के पैरेलल ये कितना होगा? 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। और इमेज यहाँ पे कहीं तो फॉर्म होगा ना सेम डिस्टेंस पे, और इमेज का मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो इमेज के वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट x के अलोंग होगा जिसको मैं vx मान लेता हूँ, और एक कंपोनेंट y के अलोंग होगा जिसको मैं vy मान लेता हूँ। तो मुझे केस 1 से बता सकते हो vy कितना होगा? If you compare all the components, 6 मीटर पर सेकंड। 6 meters. It will be 6 meters per second. देखो पैरेलल टू द मिरर में ये वाला कंपोनेंट मैटर करेगा क्या? This is redundant. This will not matter. इमेज का वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी along parallel to the mirror will always be same irrespective of velocity of mirror। तो इमेज का अपन को y मिल गया, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया 6 मीटर्स पर सेकंड, और इमेज का जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसको फाइंड करने के लिए अपन नॉर्मल टू द मिरर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नॉर्मल डायरेक्शन में व्हाट इज vi? vi इज 2vm माइनस v नॉट, यही फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था। vm क्या लेंगे? vm मतलब ये 10 मीटर्स पर सेकंड, एंड क्योंकि राइट की तरफ है मैं राइट की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, और वैसे ही v नॉट क्या लेंगे? +8। तो vi कितना हो जाएगा x डायरेक्शन में? 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर्स पर सेकंड, और इसी को अपन vx बोल सकते हैं। तो अपन को vx vy दोनों मिल गया, तो नेट स्पीड कितना होगा? 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट? सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 180 का अंडर रूट। ये एग्जांपल समझ में आया सबको? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। सर मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो y पे वो वेलोसिटी रहेगा वही ऑब्जेक्ट का इमेज का y पे रहेगा ना? करेक्ट, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन मतलब पैरेलल टू द मिरर। सर हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा। मिरर के पैरेलल हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी सेम होगा, मिरर के पैरेलल। यस सर। बट मिरर के नॉर्मल अपन को इस तरीके से निकालना होगा, समझो? सर समझ गया बस अब। सर बस आप वो बता दो ना मेरे को एक बार, डेरिवेशन समझ गया पूरा। अच्छा देख, डेरिवेशन में क्या डाउट है बता, पिछले स्लाइड में ना। हाँ बस अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं रिलेटिव टू द मिरर, ये समझा? ये दोनों सेम होंगे, सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और यहाँ पे अपन काइनेमेटिक्स का रिलेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। vi, m इसको मैं vi माइनस vm लिख सकता हूँ, और vo, m इसको मैं vo माइनस vm लिख सकता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा ना अपन को, इमेज का वेलोसिटी इज 2 टाइम्स vm माइनस v नॉट। सही कैसे है ये नहीं समझा मेरे को। मैथ्स अप्लाई कर देना भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये वाला जो इक्वेशन है ये समझो। नहीं ये वाला इक्वेशन नहीं समझा। काइनेमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना सर। तो उसमें व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 1, 2?
1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2 होता है ना भाई। हाँ हाँ तो हाँ वही तो कर रहे हैं इधर अपन। वेलोसिटी ऑफ ओके i विद रिस्पेक्ट टू m इज vi माइनस vm। समझा कि नहीं अभी? हाँ हाँ सर समझा समझा। इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल ट्राई करो, ये खुद से ट्राई करो सब लोग। इसका आंसर मुझे बता दो। थोड़ा सा आसान सवाल दे रहा हूं मैं अभी। मान लो मिरर का वेलोसिटी राइट की तरफ 5 मीटर्स पर सेकेंड है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड मान लेते हो। तो मुझे बताओ इमेज का वेलोसिटी कितना होगा और किस तरफ होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों बता दो। विद इन 20 सेकेंड्स आंसर आ जाना चाहिए तुम लोग को। ये फॉर्मूला याद रखो, vi का फॉर्मूला क्या आया था? 2vm माइनस v0। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर इमेज रेस्ट रेस्ट पर आएगा। सर 5 मीटर्स पर सेकेंड अपोजिट। सर इमेज रेस्ट पर आएगा। सर रेस्ट रहेगा। रेस्ट पे आ रहा है। देखो यहाँ पे तुम मिस्टेक करो, ये मिस्टेक 20 मैंने सवाल दिया। Meters per second. 20 मीटर्स पर सेकेंड इज करेक्ट। मुझे बताओ मिरर, तुम कन्वेंशन पहले क्या चूज करो ये बताओ। राइट को पॉजिटिव मान रहे हो और लेफ्ट को नेगेटिव। तो मिरर का Yes. वेलोसिटी तुम +5 लोगे राइट, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या लोगे? +10 या -10? -10. तो ये मिस्टेक तुमने की, तुमने इसको भी +10 ले लिया होगा। तो साइन का ध्यान रखो। और इसको अगर मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा तो इमेज का वेलोसिटी 2 टाइम्स vm 2 × 5 माइनस ऑफ -10 होगा ना ये। तो 10 + 10 20 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। 20 मीटर्स प्लस आ रहा है मतलब इमेज राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? Right. राइट। करेक्ट। तो फाइनल आंसर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। समझा अभी? यस देखो वेलोसिटी निकालने का तुम्हें एक और शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v0। तो ऑब्जेक्ट का जो भी वेलोसिटी होगा ना उसके लाइन को एक्सटेंड कर दो आगे, उसके लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो और देखो कि वो लाइन मिरर से कितना एंगल बना। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कहने से जो इमेज होगा, सिमेट्री से तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, ये जो इमेज होगा इसका वेलोसिटी भी किस तरफ ओरिएंटेड होगा? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ? क्या लगता है? राइट। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इमेज इस तरफ जा रहा होगा और इमेज भी सेम वेलोसिटी v0 से जा रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मिरर रेस्ट पे, मिरर खुद रेस्ट पे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी v0 है वही सेम इमेज का वेलोसिटी होगा, बट डायरेक्शन विल बी इन द ऑपोजिट सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये वाला एंगल कैसा होगा? सेम थीटा या अलग? सेम थीटा। सेम। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि मिरर रेस्ट पे, तो उस केस में तुम डायरेक्टली इमेज का वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हो। तुम्हें दिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इमेज का वेलोसिटी भी मिरर के साथ सेम एंगल थीटा। सर वैल्यूज लेके एक बार करो ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एग्जांपल यहीं पे तुम्हें दे रहा हूँ, ये ट्राई करो। मान ले ये XY एक्सिस दिया हुआ है और ये मिरर का एंगल 30 डिग्रीज दिया हुआ है x के साथ। आर्यन अपना वीडियो ऑफ कर दो प्लीज। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लो राइट की तरफ 5 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो बताओ इमेज का वेलोसिटी कितना होगा? इमेज का वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप। वेक्टर फॉर्म में इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? -5 cos 30। देखो साथ में सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ इधर, तो जो भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उसके लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो और मिरर को भी एक्सटेंड कर दो, मिरर को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो और देखो कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और मिरर के लाइन के बीच में ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द मिरर, तो कहने से इमेज भी इसी तरफ मूव कर रहा होगा ऑपोजिट सेंस में एट द सेम एंगल 30 डिग्रीज।
ये कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे अप्लाई किया इधर, ये समझ में आ रहा है? स्पीड भी सेम रहेगा ना? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। क्या मैंने यहाँ पे स्पीड चेंज किया? v0 और v0, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो मैंने सेम ही रखा, बस डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया सिमेट्रिकली। तो इमेज सर पर वैसे भी तो सेम ही रहता है ना? तो सेम, मैं भी तो सेम ही बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि इमेज का स्पीड सेम 5 मीटर्स पर सेकेंड होगा, मगर इस वाले लाइन कह रहा हूँ, ये डायरेक्शन कह रहा हूँ। ये समझ पा रहे हो तुम लोग? अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज ऑन वन साइड ऑफ द मिरर, then image will also move with 5 meters per second at the same angle 30 degrees but on the opposite side of the mirror. समझा? तो ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इसको तुम अभी रिजॉल्व कर सकते हो x और y में। इस वेलोसिटी वेक्टर का एंगल y x के साथ कितना है? माइनस 5 cos 60 डिग्री। x के साथ 60 डिग्री होगा, और ये पॉजिटिव x में पॉइंट कर रहा है कि नेगेटिव x में? एरो को देखो, नेगेटिव एरो को, पॉजिटिव एक्स ये वाला वेक्टर है जो कि x के साथ 60 बना रहा है, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव x में होगा ना यार, 5 cos 60, और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव y में ही होगा, 5 sin 60। दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? 5 cos 60 5/2 i कैप प्लस 5√3/2 j कैप। कुछ पार्ट नहीं समझाओ तो पूछ लो। सर मेरे को समझ गया, पर मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोलो ना करेक्ट है कि नहीं। बोलो। सर जब मिरर रेस्ट पे रहता है तो मतलब पहले कभी मिरर रेस्ट पे हो या कहीं भी हो, ये y में वेलोसिटी सेम ही रहता है ना? देख y, यहाँ पे y अलग है ना। अपन जब y की बात कर रहे थे उधर, तुम हर जगह सेम y को मत डाल दो। यहाँ पे y मतलब इट वाज पैरेलल टू द मिरर। हाँ वही मतलब। बट क्या ये यहाँ पे जो y है वो मिरर के पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं सर, ये तो अलग ही y है ना। यस सर। तो ऐसे सवालों में अगर तुम्हें मिरर रेस्ट पे दिखाई दे रहा है तो तुम ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। सर और अगर मिरर रेस्ट पे रहा तो दोनों की भी वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम। करेक्ट, दोनों की वेलोसिटीज अलग डायरेक्शन में रहेगी मगर सिमेट्रिकल रहेगी। अलग डायरेक्शन भी ऐसे रैंडम नहीं होगा, दे विल बी सिमेट्रिकल सच दैट दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर ही जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा होता तो इमेज भी अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा होता, assuming that mirror is at rest. सर और मिरर रेस्ट पे नहीं हुआ तो फिर ये तरीका यूज करो जो अपने यहाँ पे सॉल्व किया था। अगर मिरर रेस्ट पे नहीं है तो रिजॉल्व करके सॉल्व करो जो यहाँ पे अपन ने किया था। और पैरेलल वाली वेलोसिटी तो सेम ही आएगी। करेक्ट, पैरेलल वाली सेम आएगी, और नॉर्मल वाले में जो मिरर का वेलोसिटी है उसको तुम ये वाले फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। यस सर, समझ गया। समझा अभी? यस सर। सर सिर्फ मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव का बता दो एक बार, इधर पॉजिटिव कैसे आया? अच्छा देख, यहाँ पे देखो वेक्टर्स का नॉलेज पता होना चाहिए। मुझे बता, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है उसका डायरेक्शन ये है ना, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। हाँ, इट्स पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये एरो दिख रहा है तुझे, vi। तो इसका जो x कंपोनेंट है वो इस तरफ पॉइंट करेगा ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव x। x कंपोनेंट का जो एरो है वो इस तरफ होगा, राइट की तरफ। और y में किस तरफ डायरेक्टेड है, ऊपर या नीचे? y में भी ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव। तो दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव आ गए ना। अच्छा, हम वो देखते कौन सी तरफ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आई थिंक तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में एरो लाई कर रहा है, इसीलिए तुम नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। बट एरो कहीं पे भी लाई करे, वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये हमारे लिए मैटर करेगा ना। समझा अभी? सर पर अब ये ऐसे जा रहा है मिरर के पास, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके उसका एरो उल्टी तरफ आएगा ना, ऑपोजिट साइड। अरे भाई, ये रे थोड़ी बना रहे अपन, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना भाई। अच्छा, रे डायग्राम थोड़ी बनाया इधर। ये तो अपन एरोस को ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी मान रहे हैं ना यार। दे आर वेक्टर्स नॉट रेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ रे डायग्राम बना ही नहीं रहे, अपन खाली सिमेट्री से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर। ओके सर, ये कितने डिग्री पे आएगा ये वाला लाइन, इमेज वाला, वो नहीं समझ रहा है। अपन ने यहाँ पे क्या सीखा, सिमेट्री से जो एंगल ऑब्जेक्ट मिरर के साथ बनाएगा, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर है, यस और नो? यस सर। ऑब्जेक्ट का ये वाला वेलोसिटी वेक्टर मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यस सर। तो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर भी मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा?
थीटा, सेम एंगल, सिमेट्री से, बट ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट का सर एंगल यही वाला कॉन्सेप्ट वो पहले भी आपने सिखाया था, वही है क्या? उसी के जैसा है, करेक्ट। ये वाला ही कॉन्सेप्ट अपन ने जब इमेज को लोकेट किया था, इमेज के हाँ सर, कोऑर्डिनेट्स वही निकाले थे, वैसा ही टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा रहे, इवन फॉर वेलोसिटीज। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े, अभी नए कॉन्सेप्ट सीखे, यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो, देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये अपन तभी अप्लाई कर रहे हैं व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर भी मूव करना शुरू कर जाए तो ये वाला मेथड सूटेबल होगा, अलोंग द मिरर एंड नॉर्मल टू द मिरर। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिसको अपन बोलते हैं डिविएशन। मान लो कोई रे आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है एंड बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन या किसी भी कारण से ये रे ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले जो रे इस तरफ जा रही थी वो अभी डिविएट होके इस तरफ जा रही। ओके, तो अगर डिविएशन नहीं हुआ होता तो कहने से ये रे सीधा सीधा जाती इस लाइन के अलावा। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका ओरिजिनल पाथ है और ये इसका डिविएटेड पाथ। तो मुझे बताओ उसने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डिविएट किया होगा। वो एंगल को मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकता हूँ, दिस इज द डिविएटेड एंगल ऑफ द रे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ टू द न्यू पाथ। तो इस एंगल को अपन डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट डेल, एंड दिस एंगल डेल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द रे। डोंट वरी कि वो डिविएशन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसकी चिंता अभी मत करो, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जो आगे तुम्हें समझ में आएगा। बट अगर वो डिविएशन हो रहा है तो इसको अपन एंगल ऑफ डिविएशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और एंगल ऑफ डिविएशन के इसी डेफिनेशन से, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर में ये एंगल ऑफ डिविएशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। माइक प्लीज ऑफ कर दो अर्णव। मान लो प्लेन मिरर में ये रे इंसिडेंट रे, तो अगर मिरर नहीं होता तो कहने से ये रे सीधा सीधा आगे निकल जाता। अगर मिरर होता नहीं तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, राइट? यस सर, इंसिडेंट रे का ये ओरिजिनल पाथ था, एंड बिकॉज ऑफ द मिरर दिस इंसिडेंट रे इज नाउ ट्रेवलिंग अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। वो इस तरफ ट्रेवल कर रहा, ये इसका नया डिविएटेड पाथ। तो इस केस में अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मान लूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ये भी आई होगा। आई। और एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन कहने से ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिविएशन होना चाहिए। और यहाँ पे अपन एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180 डिविएशन को अपन 180 डिग्रीज माइनस 2i ये लिख सकते हैं। यस सर। तो ये रिजल्ट याद रखो, फॉर रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ प्लेन मिरर्स एंगल ऑफ डिविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 माइनस 2i। और यहाँ पे तुम एंगल ऑफ डिविएशन के साथ साथ उसका सेंस भी स्पेसिफाई कर सकते हो। मुझे बताओ इस केस में डिविएशन कौन से सेंस में हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। तो तुम डायग्राम को देख के डिविएशन का सेंस भी डिटरमाइन कर सकते हो, विच इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। देखो अभी डिविएशन के थोड़े और प्रॉपर्टीज समझते हैं। सर रिफ्लेक्शन को भी डिविएशन ही बोलते हैं। रिफ्लेक्शन अलग चीज है, तुम ऐसा बोल सकते हो कि रिफ्लेक्शन में भी डिविएशन हो रहा है। तो सर इधर वही वाला केस हुआ ना? हाँ, ये वही वाला केस हुआ। तो बेसिकली वी आर स्टडीइंग डिविएशन इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में कितना डिविएशन होगा ये अपन स्टडी कर रहे हैं। बट क्या रिफ्लेक्शन ही डिविएशन का कॉज हो सकता है? नहीं, रिफ्लेक्शन इज ओनली वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डिविएशन। और भी काफी सारी चीजें हो सकती है जैसे रिफ्रैक्शन, जो अपन बाद में देखेंगे। चेंज ऑफ मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम, यस, वो अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, देखो डिविएशन में एक और चीज समझते। अगर मान लो डिविएशन एक बार होने के बजाय बहुत बार हो रहा, जैसे ये ओरिजिनल रे है और ओरिजिनल रे ने अपना पाथ चेंज किया और अभी वो इस तरफ जा रहा है, तो इस केस में जो डिविएशन हुआ होगा
ये कौन से सेंस में हुआ बताओ? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लेट मी कॉल दिस डिविएशन 1, डेल 1 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और ये रे को अगर आगे मैं एक्सटेंड करूं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं और इसको एक बार वापस डिविएट करवा दूं, तो एक और डिविएशन हो रहा है। एंड सेकेंड डिविएशन का जो एंगल होगा, ये सेकेंड डिविएशन होगा। ग्रीन रे ओरिजिनली यहाँ पे जा रही थी और उसने डेल 2 एंगल से डिविएट किया और अभी वो ब्लू रे के अलोंग जा रही है। और डेल 2 का भी सेंस कैसा है? सेकेंड डिविएशन का भी सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये फाइनल रे है, फाइनल रे, और ये ओरिजिनल रे, इनिशियल रे, तो फाइनल रे और ओरिजिनल रे में नेट डिविएशन कितना होगा? तो उसके डेल लिए 1 प्लस डेल 2। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। अपन दोनों को ऐड कब करेंगे? जब दोनों सेम सेंस में हो या अलग सेंस में? सेम सेंस। should be in the same sense. Del 1 and del 2 are in the same sense. ये जरूरी है। अगर सेम सेंस में दिखाई दे रहे तो अपन डायरेक्टली ऐड करके डेल नेट बोल सर सकते अगर हैं। क्लॉकवाइज होगा तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस। और देखो डायग्राम में ये डेल नेट कैसे दिखाई देगा? डायग्राम में अगर मैं ओरिजिनल रे को आगे एक्सटेंड कर दूं और जो फाइनल रे उसको भी पीछे अगर मैं बैक ट्रेस कर दूं, तो कहने से ओरिजिनल रे जो पहले इस तरफ जा रही थी उसने डेल नेट से डिविएट किया होगा। यस सर। और अब वो फाइनल रे के अलोंग जा रही है इस तरफ। तो डायग्राम में डेल नेट अपन को इस तरीके से दिखाई देगा। और तुम एक्सटीरियर एंगल से भी ये वेरीफाई कर पा रहे हो, डेल नेट जो है वो डेल 1 प्लस डेल 2 ही होगा। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा है सबने? यस सर। अपन को दिखाई दे रहा है डेल नेट इज डेल 1 प्लस डेल 2। अच्छा, अगर ऑपोजिट सेंस होता, अगर मान लो ये ओरिजिनल रे है, ये डेल 1 है और ये डेल 2 है, तो इस केस में जो नेट डिविएशन है उसको अपन क्या लिखते हैं? डेल 1 माइनस डेल 2 if del 1 and del 2 are in the opposite sense. Any doubt in this concept? No सर sir. सेम सेंस नो सर। क्या बोल रहे हो बताओ? सर सेम सेंस मतलब वो नहीं समझा। सेम सेंस मतलब दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में देख डेल 1 जो है वो कैसा सेंस में? डेल 1 इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस और डेल 2 का सेंस कैसा है? डेल 2 क्लॉकवाइज। तो दोनों ऑपोजिट हुए ना, और यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर सपोज कोई रे है जो 2 बार डेविएट हुआ है, लेकिन जो फाइनल रे है उसका वो जो ओरिजिनल रे उसके पैरेलल है, तो डिविएशन 0 हो जाएगा। अगर मान ले यहाँ पे डेल 1 डेल 2 ऑपोजिट सेंस में सेम हो जाते तो ये फाइनल रे ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाता ना। अगर डेल 1 डेल 2 इक्वल हो जाते तो पैरेलल रेस का जो नेट डिविएशन है वो अपन 0 मान सकते। बट सर वो जो बीच का रे है वो थोड़ा डिविएट हुआ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा पाथ तो चेंज हो गया ना सर। पाथ चेंज हो गया मगर डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? डिविएशन इज ओनली फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो अगर पैरेलल रेस लैटरली अगर शिफ्ट भी हो गए तो भी अपन डिविएशन 0 मानेंगे। ओके सर। ठीक है सर ये सेकंड एग्जांपल में आप जैसे ट्रेस करके डेल नेट बताया वैसे आप बता सकते हो क्या? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जरूरत नहीं, तुम ये फॉर्मूला ही याद कर लो, ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, देखो एक और चीज सर, अगर सेम सेंस में डेविएट होते होते वापस वही डायरेक्शन में आ गया तो फिर 0 डिग्री होगा डेविएशन या 360 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेंस में है तो सबको ऐड ही करें ना, अपन सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान ले मल्टीपल डिविएशंस हो रहा है बार बार और सारे सेम सेंस में हो रहे और होने के बाद वो वापस ओरिजिनल रे के डायरेक्शन में आ गए तो सारे डिविएशंस को ऐड करके आंसर 0 आ पाएगा? कभी भी नहीं। बट 360 आना भी मतलब एक ही बात है ना। अगर 360 से डिविएशन हो गया मतलब वो वापस ओरिजिनल रे के अलोंग ही जा रहा है। किसी भी रे को अगर तुम 360 से डिविएट कर रहे हो तो नेट डिविएशन को अपन 0 भी मान सकते। 360 एंड 0 बोथ आर सेम, है ना। देखो तुमने जो बताया था उसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान ले ये ओरिजिनल रे है और डिविएशन होने के बाद ये इस तरफ ट्रेवल कर रही और ये वाले एंगल को मैं डेल से मार्क कर रहा हूं, तो मुझे बताओ यहाँ पे तुम डिविएशन क्या रिपोर्ट करोगे? डेल क्लॉकवाइज या डेल एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। डिविएशन को तुम बोलोगे इट इज डेल इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। लेकिन इसी चीज को अगर ये ओरिजिनल रे था
कैन आई से ये ओरिजिनल रे को डेल क्लॉकवाइज से रोटेट करना इज सेम एज इतने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करना? यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? Yes. ये वाला एंगल कितना होगा? कैन आई से दिस एंगल इज 360 minus del. 360 minus del. So deviation of del anti-clockwise. Can I say this is same as deviation of 2 pi minus del in the clockwise sense? एक ही बात है. Deviation of del in one particular sense is same as deviation of 360 minus del in the opposite sense. ये बात समझ में आती है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें ध्यान में रखना है डिविएशन के, और इसी को अपन अलग अलग एग्जांपल्स में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग केसेस में अप्लाई कर सकते हैं. तो डिविएशन का ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा अभी. इट्स द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेस, और एंगल ऑफ डिविएशन को डिटरमाइन करने के लिए अपन इनिशियल रे और फाइनल रे को एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ बैक एंड फोर्थ, राइट? नाउ लेट अस टेक वन मोर कंडीशन. एक और मैं तुम्हें यहाँ पे सिचुएशन दे रहा हूँ जिसमें अपन एंगल ऑफ डिविएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले. मान लो हमारे सामने दो मिरर्स है जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है एट सम एंगल. लेट मी कॉल दिस मिरर 1 एंड लेट मी कॉल दिस मिरर 2, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते. ओके और अभी एक रे को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं. मान लो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे मिरर 1 से टकरा रही है सबसे पहले, और मिरर 1 से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो मिरर 2 के लिए क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट बन जाएगा, और मिरर 2 से टकराने के बाद वो फाइनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे निकल जाएगा, राइट? This is the final outcoming ray. This is the final ray. And this was the original ray. ये original ray. तो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स मार्क कर रहा हूँ. Let us say this angle is I1. तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला भी सेम I1 होगा. I1. और इस एंगल को अगर मैं I2 मान लूँ तो ये वाला एंगल भी I2 होगा. Yes. सबके लिए विजिबल है डायग्राम में मैंने जो मार्क किया हुआ है I1 I2. अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? नॉर्मल का और मिरर के बीच का एंगल 90 minus I1. करेक्ट, ये वाला 90 minus I1 हो जाएगा, और वैसे ही ये वाला जो एंगल है ये 90 minus I2 हो जाएगा, राइट? Yes sir. और किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स का जो एडिशन है वो कितना होता है? 180. That means we know the relation that theta plus 90 minus I1 plus 90 minus I2, इन सब का जो एडिशन है वो 180 होगा. 90 प्लस 90 और 180 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल आ जाएगी, राइट? ये रिलेशन मुझे मिल गया I1 I2 और थीटा में. अभी मिरर 1 में जो डिविएशन हो रहा होगा उसको समझने की कोशिश करो. मिरर 1 में जब रे टकरा रही है तो वो ओरिजिनली इस तरफ जा रही थी, तो उसका डिविएशन जो होगा वो ये होगा, del 1 मान लेते हैं इसको. del 1 की वैल्यू क्या होगी? अपन ने प्लेन मिरर में डिविएशन का क्या फॉर्मूला देखा था? 180 minus 2i. तो कैन आई से del 1 will be 180 minus 2i1. In what sense? Clockwise, anti-clockwise? Clockwise. This is in clockwise sense. Similarly del 2. del 2 मतलब इस वाले रे को देखो, ये रे सीधा जा रही थी, बट मिरर की वजह से वो इस एंगल से डिविएट हो गई, और इस एंगल को अपन del 2 बोल सकते हैं, और del 2 की वैल्यू 180 minus 2i2 होगी. एंड अगेन इन द क्लॉकवाइज सेंस. ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? Yes sir. तो जो नेट डिविएशन होगा, दोनों डिविएशंस आर इन द सेम सेंस, तो नेट डिविएशन को अपन क्या लिख सकते हैं? दोनों को ऐड कर सकते हैं, del 1 plus del 2. सो दिस विल बी 360 minus 2 कॉमन ले लो, और I1 plus I2 अंदर बच जाएगा इन द क्लॉकवाइज सेंस. बट व्हाट इज I1 plus I2? थीटा. तो नेट डिविएशन 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, और 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज सेंस में मतलब 2 थीटा कौन से सेंस में? इसको मैं 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिख सकता हूँ.
ये समझ में आ रहा सर है ऐसे क्यों लिखे? यस सर। सर नहीं समझ। अभी अपन ने देखा था ना एक प्रॉपर्टी, ये वाला देखो, ये वाला रिजल्ट, अगर डेल डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है तो 2 पाई माइनस डेल क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर सेंस में तुम्हें 2 पाई माइनस समथिंग एंगल ऑफ डिविएशन दिखाई दे रहा है, अगर 360 माइनस 2 थीटा एंगल ऑफ डिविएशन है किसी पर्टिकुलर सेंस में, तो ऑपोजिट सेंस में 2 थीटा हो जाएगा ना यार। सर समझा। हाँ यस सर। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है दोनों डिविएशंस मिला के, व्हाट इज द नेट डिविएशन वी आर गेटिंग? 2 थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और नेट डिविएशन का मतलब ये जो ओरिजिनल रे था, ये ओरिजिनल रे था राइट, इसको अगर मैं पीछे बैक ट्रेस करूं, इसको मुझे कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर मैं इस सेंस में 2 थीटा से रोटेट कर दूं तो मुझे फाइनल रे मिल जाएगा। डायग्राम में ये 2 थीटा होगा जो हमें नेट डिविएशन दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखो, जो रिजल्ट है अपना, जो फाइनल रिजल्ट है 2 थीटा, क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 या I2 पे डिपेंड कर रहा है? नो, it is only No, sir. depending on the angle between the mirrors. So that's a very interesting result. Net deviation because of reflection from 2 inclined mirrors will be double of the angle between the mirrors. और सेंस का भी सर ये तुम्हें याद रखना है। ये याद रखो, ये तुम्हें काम आएगा एग्जांपल्स में, इसको याद रख लो। और अगर तुम इसको याद रख लोगे तो तुम्हें बार बार ये इतने सारे डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं अभी जो आपने बोला। मैं वही बता रहा हूँ, तुम्हें जो मेमोराइज करना है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जहाँ पे हो रहा है, रे जहाँ पे जिस भी मिरर से पहली बार रिफ्लेक्ट कर रही होगी उस मिरर को अपन क्या नाम देंगे? M1। सेकेंड रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी हो रहा होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, उस मिरर को अपन M2 नाम दे देंगे। और अपन चेक करेंगे कि M1 से M2, मिरर M1 से M2 तक जाने के लिए अपन को कितना एंगल जाना पड़ रहा है और कौन से सेंस में जाना पड़ रहा है। लेट्स से अगर मैं मानूं कि मुझे थीटा एंगल जाना पड़ रहा है इन सम पर्टिकुलर सेंस, सम सेंस मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नेट डिविएशन होगा, वी कैन से दैट नेट डिविएशन इज हाउ मच? 2 थीटा। एंड इन द सेम सेंस, जो भी थर्ड पॉइंट में तुम्हें सेंस दिखाई दे रहा है उसी सेंस में नेट डिविएशन आ जाएगा। जैसे इस वाले केस में मुझे बताओ कि अगर तुम M1 से M2 जाना चाहते हो, M1 वाले मिरर से M2 जाना चाहते हो, तो तुम्हें थीटा कौन से सेंस में रोटेट करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेट डिविएशन है वो भी 2 टाइम्स थीटा एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। समझो? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ। एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं इसी के बाजू में। सर बोलो। जो आपने ये जो M1 to M2 लिया वो जो जिस मिरर पे सबसे पहले लगेगा उसके हिसाब से लेना। हाँ देख, मैं वही इसीलिए तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे तुझे समझ में आ जाएगा। मान ले 2 मिरर्स है जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और एक रे मिरर 1 से आके कोई तो मिरर से आके टकरा रही है, मिरर 1 मिरर 2 तुम्हें नाम देना होगा। ये इंसिडेंट रे, हमें फाइंड करना है कि नेट डिविएशन कितना होगा और किस सेंस में होगा। तो मुझे बताओ मिरर 1 किसको नाम देंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। M1 नाम देंगे और इसको M2 नाम देंगे। और M1 से M2 जाने के लिए कितना जाना पड़ रहा है? 60 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 60 डिग्री। तो डेल नेट को अपन 120 क्लॉकवाइज बोल सकते हैं डायरेक्टली। यस सर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो। और डेल नेट 120 क्लॉकवाइज मतलब जो ओरिजिनल रे था, इस ओरिजिनल रे को अगर मैं 120 क्लॉकवाइज से रोटेट कर दूं तो मुझे फाइनल रे ये मिल जाएगा। 2 रिफ्लेक्शन के बाद ये फाइनल रे हो जाएगा। और बीच में 2 रिफ्लेक्शन कैसे हो रहे होंगे, जो अपने यहाँ पे सब मेहनत की थी वो सब करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। यस सर। कभी कभार करने की जरूरत पड़ सकती है, एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा, अपन एग्जाम्पल्स बाद में प्रैक्टिस करेंगे। बट तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी? यस सर। यस। ओके। कितना टाइम है अभी? 5 मिनट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ ले क्या आज के लिए? सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक 2 मिरर्स के बीच में 2 अपोजिट सेंस में लाइट रे रोटेट करे?
नहीं, दो आंसर नहीं आ सकता ना, एक ही आंसर आएगा। नहीं सर, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे लाइट रे और एक बार क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करेगा ना कौन से मिरर से वो पहले टकरा रहा है। अगर मिरर 1 से पहले टकरा रहा है और मिरर 2 से बाद में टकरा रहा है तो हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा, क्योंकि M1 से M2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन अगर मिरर 2 से पहले टकरा था और मिरर 1 से बाद में टकरा था तो क्या होता? तो उसकी डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। वो डिपेंड करता है कौन से रे की बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा रे। हाँ सर, हाँ, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, क्लॉकवाइज और एंटी नहीं, क्लॉकवाइज। एक ही रे पे दोनों कैसे होगा यार? हाँ सर, एक रे के लिए तो एक ही होगा ना। ओके ओके सर अगर एक और एग्जांपल करा था। क्या बोल रहे हो? सर मिरर में बताओ क्या डाउट है? सर 2 से ज्यादा रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं ना मिरर में? हो सकते, तीसरा रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। वैसे भी एग्जांपल्स अपन बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद का अपन नेक्स्ट टाइम ही कंटिन्यू करते हैं, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो एटलीस्ट आज अपन ने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके आना अगली बार, ठीक है? अगली बार भी अपन प्लेन मिरर्स का ही कॉन्सेप्ट और आगे पढ़ेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट। तो प्लेन मिरर्स में शायद और 2 लेक्चर जाएंगे। प्लेन मिरर्स खत्म होने के बाद फिर अपन स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, अगर मिरर्स के एंड ऐसे जॉइंट नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। अगर जॉइंट नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मान ले तुझे ऐसा कुछ कंडीशन दिया जा रहा है, ये एक मिरर है और दूसरा मिरर यहाँ पे दिया जा रहा है और इंसिडेंट रे ऐसा है, ये टकरा के इससे टकरा रहा है और वापस टकरा के ऐसे जा रहा है, तो ये फाइनल रे होगा ना? और इसको मैं डिविएशन मार्क कर सकता हूँ? यस सर। तो डिविएशन निकालने के लिए अगर मिरर जॉइंट भी नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या इन रेस को फर्क पड़ता है कि ये मिरर्स ऐसे जॉइंट है कि नहीं? नो सर, नहीं फर्क पड़ता। तो मैं इनको एक्सटेंड करके जॉइंट करवा दूंगा और मैं ये वाला एंगल नोटिस कर लूंगा। मिरर 1 ये होगा M1 और ये मिरर 2 M2 होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो डिविएशन ये 2 थीटा हो जाता। यस समझ सर, में आया? समझा। सर अगर पैरेलल होते मिरर्स तो पैरेलल होते तो कुछ डिविएशन होता ही नहीं ना। उस केस में थीटा क्या हो जाता बता? पैरेलल होते तो 0 उस केस में थीटा 0 हो जाता, तो डिविएशन भी 0 हो जाता, 2 थीटा। यस सर। डायग्राम कैसे दिखाई देता? सर तो बस रिफ्लेक्शन होता ना। ये डायग्राम होता और तू देख पा रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला जो रे है, ये वाला जो रे है और ये वाला जो रे है, ये दोनों मतलब कंटिन्यू होता जाता। करेक्ट। बट इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा ना। दे आर इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज नो डिविएशन फॉर पैरेलल। ओके ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें कुछ भी डाउट्स आएंगे अगर आज के लेक्चर से भी तो तुम अगले लेक्चर के स्टार्ट में क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है? चलो बाय एवरीवन। अभी के लिए कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, अपन क्वेश्चंस अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा। सर एक डाउट था सर, आपने वो जब बोला कि वो y एक्सिस में स्पीड जब दोनों पैरेलली मूव करेंगे तो वो दोनों सेम रहेंगे, वो जब मतलब मिरर की लेंथ आपने इनफाइनाइट अज्यूम की थी ना सर उसमें? मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया था। मिरर का लेंथ कितना भी होने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिरर के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर का लेंथ कैसा भी होने दो, तो इमेज का भी वेलोसिटी मिरर के पैरेलल में सेम ही होगा हमेशा। और मिरर का वेलोसिटी भी इस तरफ मैटर नहीं करेगा। मिरर इस तरफ कितने भी वेलोसिटी से मूव करने दे, दिस विल नॉट मैटर। पैरेलल डायरेक्शन में ये दोनों हमेशा सेम होगा, ठीक है? ओके बाय सर। बोलो सब जब भी पढ़ाओगे सब यही पेज पे पढ़ाओगे ना? मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं करूंगा, ये समझ में आ रहा है बराबर से अच्छे से? हाँ, ये स्पीड नॉर्मल है। आज मैंने स्लो स्पीड से नहीं पढ़ा है, आज मैंने डिसेंट स्पीड से ही पढ़ा है, तो ये सबके लिए कंफर्टेबल है आज का स्पीड। हाँ सर चलेगा, ठीक है। और एक चीज तुम लेक्चर नोट्स उसी दिन कंप्लीट कर लो, वेट मत करो। ऐसा मत सोचो कि 2-3 दिन के बाद देखेंगे, तब तक तुम भूल जाओगे। तो जिस दिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसी दिन तुम्हें लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के अपने नोट्स कंप्लीट करने, ठीक है? और सारी चीजें समझने की कोशिश करनी है, और जो नहीं समझा उसको मार्क कर लो और अगले लेक्चर के स्टार्ट में पूछ लो। अपन हमेशा यही पैटर्न फॉलो करने वाले। सर बताओ। आज वो जो आपने केसेस बताए वो सिर्फ 1 और 2 ही था? सिर्फ 1 और 2 था, अलोंग द मिरर एंड नॉर्मल टू द मिरर। और उसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था, सिमेट्री से वेलोसिटी निकालने का तरीका। अगर मिरर मूव नहीं कर रहा है तो वो सब चीजें रिवाइज कर लेना एक बार। अपन एग्जांपल्स बाद में देखेंगे,
ओके ओके ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सैटरडे को मिलते हैं, चलो।